3D ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा हमने खत्म किया अभी अभी। वेक्टर अलजेब्रा में आप लोग आर डी शर्मा, आज एक और दिन मैं आपको टाइम देता हूँ, ट्राई आर डी शर्मा, या आप अपना HSC का बुक जो है वो भी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर अपन मॉड्यूल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा। मैं भूल गया, किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया कल। याद दिला देते कल, मुझे एक बार मैसेज कर देते कोई भी, मेरे को याद आ जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आज भेज दूंगा आपको आर डी शर्मा का PDF, वो आप फिर से करना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपने को एक टर्म पढ़ना है जिसका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने से पहले एक अपन बहुत ही आसान सी चीज, दो आसान सी चीज पढ़ते हैं। 3D ज्योमेट्री में होता क्या है, हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाती है, तीन डायमेंशन आ जाते हैं, है ना, जो अपना एक्चुअल में इतना मजेदार तो नहीं है ये। एक काम करता हूँ, मैं खुद से बनाता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, दे आर ऑल परपेंडिकुलर जस्ट लाइक द कॉर्नर ऑफ योर रूम। है ना, आपके रूम के कॉर्नर में आपको आराम से XYZ एक्सिस दिख जाएगा। अच्छा, उस XYZ एक्सिस में आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि X क्रॉस Y हमेशा Z होना चाहिए, है ना। आप कुछ भी ऊट पटांग मत नेम कर देना, क्योंकि आप X पर हाथ रखोगे, Y पर जाओगे तो आपका Z बाहर आना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखना। X क्रॉस Y, हाँ ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे X क्रॉस Y करने पर Z मिल रहा है आपको। राइट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड से मत करने लग जाना। अब कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर है P, उसके कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे देते हैं, X1 Y1 और Z1। और एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे देंगे, X2 Y2 और Z2। अब ये Z2 क्या है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है, इनके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है, सॉरी, लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले तो हमने समझा पॉइंट क्या होता है, फिर हम समझेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और फिर समझेंगे सेक्शन फार्मूला, फिर हम समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज। तो डीसी और डीआर जब अपन पढ़ेंगे तब आपका अटेंशन पूरी तरह से यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डीसी डीआर समझ में आ जाता है तो आपका पूरा 3D ज्योमेट्री मक्खन की तरह समझ में आएगा। और वाइसी वर्सा, अगर नहीं समझ में आता है तो आपको पूरा 3D ज्योमेट्री डर लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको डीसी डीआर पढ़ाऊंगा, और पूरा मतलब मैं आपका लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, क्योंकि लंबा लेक्चर अगर लूंगा तो फिर उस चीज को डाइजेस्ट करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको डीसीडीआर समझाकर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, आज के दिन। बाकी अपन कल पढ़ेंगे। चलिए, मान लीजिए दो पॉइंट अपने पास PQ, PQ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे मेजर करेंगे, PQ के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से मेजर करेंगे। जब अपने पास दो कोऑर्डिनेट हुआ करते थे X और Y, तब डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ करता था X1 माइनस X2 होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 होल स्क्वायर, है ना। अब Z आ गया है तो Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर भी आ जाएगा। सिंपल इज दैट, है ना। इसमें आपको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आपको वेक्टर अलजेब्रा में भी बता चुका हूँ, और अभी फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई पॉइंट PQ को, कोई पॉइंट, एक काम करते हैं, इस PQ को मैं A भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत जो है ना वो ये है कि जो पॉइंट डिवाइड करता उसको मैं P बोलता हूँ, और जो हाँ, ये A और B। मान लीजिए कि इस A पॉइंट को और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर कोई पॉइंट P डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो m:n, तो उस पॉइंट P के तीन कोऑर्डिनेट होंगे, है ना। नेमली कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे उसके, मैं नाम दे देता हूँ उसको x3 y3 z3। तो x3 y3 और z3 के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने हैं तो आप कैसे लिखेंगे, x3 y3 z3 के कोऑर्डिनेट देखिए कैसे लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट जो होता है वो अभी भी वही फॉर्मूले से आएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट अभी भी वही फॉर्मूले से आएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
और z कोऑर्डिनेट में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, जैसा अपन xy में करते हैं वैसा ही यहाँ पर आ जाएगा, mz2 प्लस ny nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में आपको पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी दिया जा सकता है, मतलब x y z, x y z, या पोजीशन वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो दोनों में अपन कंफर्टेबल अब तक हो चुके हैं, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, इसको अपन शॉर्ट में डीसीज बोलते हैं, है ना, डीसी। लिखिए डायरेक्शन कोसाइन। ओके, हाँ जी। तो देखिए अपने पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, जो कि अपने जो पेपर है या फिर स्क्रीन है ना, आपकी स्क्रीन पर एक्स वाई एक्सिस है, स्क्रीन के प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे जेड आएगा। अच्छा, अब हम समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, वी हैव अ पॉइंट ओवर हियर, और या एक पॉइंट है यहाँ पर, और उस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ P। इसका मतलब क्या हो गया, पहले मैं आपको फील कराता हूँ कि आपके दीवार के किसी भी कॉर्नर पे देखिए, रूम के कॉर्नर पर आपको एक्स वाई जेड एक्सिस आराम से दिख जाएगी। ठीक है, ये जो सामने वाली, इसको Z बोल दो, एक एक को X बोल दो, एक को Y बोल दो, और उनके बीचों बीच कहीं पर स्पेस पर अज्यूम अ पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P को अज्यूम कर लीजिए। अगर आपने पॉइंट P को अज्यूम कर लिया, और ये पॉइंट जो है इसको मैंने अगर ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बचपन से 0,0,0 होते हैं, ठीक है, तो मैंने अगर OP को ज्वाइन करा तो व्हाट आई विल गेट अ OP वेक्टर। ठीक है, मुझे OP वेक्टर मिलेगा। मान लेता हूं मैं कि OP वेक्टर जो है वो R वेक्टर है, मतलब इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो है वो R वेक्टर है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, ये जो OP वेक्टर बन रहा है इसको भी आप इमेजिन करो। आपके रूम में आपको एक्स वाई जेड एक्सेस दिखा दिखा पॉइंट दिखा, इमेजिन करना पड़ेगा, दिखेगा थोड़ी, है ना। कोई भी एक बॉल शेप का, टेनिस बॉल शेप का एक पॉइंट जो है वो इमेजिन करे। उस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से जोड़ दोगे तो एक इमेजिनरी सी लाइन दिखेगी या वेक्टर दिखाई देगा, वो भी सोचिए आप। अब आपको बारी बारी से सिर्फ एक एक्सिस पर एट अ टाइम फोकस करना है। सो जस्ट लुक एट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा और कुछ नहीं देखना है आपको। ठीक है, एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, एवरीवन? अच्छा, मान लो कि एक्स एक्सिस के साथ ये वाले वेक्टर का एंगल जो बन रहा है दैट इज अल्फा। क्या बन रहा है? अल्फा एंगल विद द एक्स एक्सिस। किसका? वेक्टर का। तो वेक्टर का एंगल क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। अच्छा, तो एक बात समझिए कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है और एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये रहा वेक्टर। वेक्टर थोड़ा सा ऐसा है, वैसे तो अपने पास वाई एक्सिस भी है और ऊपर जेड एक्सिस भी है, बट उनको मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो आपके पास ऐसा कुछ असेंबली में, थोड़ा सा इसको घुमाऊंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा ये। अब ये वाला वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है? अल्फा। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा, एक्स एक्सिस पर अगर मैं प्रोजेक्शन या कंपोनेंट निकालूंगा तो कैसा आएगा? वेक्टर का लेंथ कितना है, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर क्या है? आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मॉड आर। तो इसकी लेंथ कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है? अल्फा। तो एल, इसकी जो भी लेंथ है, मॉड आर, है ना, मॉड आर कॉस अल्फा। इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर कितना हो जाएगा? मॉड आर कॉस अल्फा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर on x-axis will be
mod r cos alpha. Now projection of vector r on y axis अगर अपन निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं, और फिर z एक्सिस पर भी अपन निकालेंगे, फिर देखते हैं हो क्या रहा है ना, चल क्या रहा है। अच्छा, ये एक्स वाई जेड एक्सिस बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, है ना, जो कि हम सबको पता है, फिजिक्स जब से पढ़ते आ रहे तब से पता है। ये रहा आपके पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये रफ में बता रहा हूं मैं, है ना, इसलिए आप इसको लिखना चाहे तो लिखे, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। देखो इधर मान लो कि ये एक पॉइंट है ना, यहां से मैंने एक वेक्टर बनाया 10 न्यूटन का, है ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए 10 आई कैप। मान लो यहां पर मैंने एक और फोर्स लगाया 12 न्यूटन का, ये जे कैप, और यहाँ पे एक और फोर्स लगाया मैंने फिर से 10 न्यूटन का, और ये के कैप के डायरेक्शन में, इसलिए 10 के कैप हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आती है कि जब तीन वेक्टर्स या तीन फोर्स एक ही पॉइंट पर लगते हैं, दो पॉइंट पे लगते हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, ऐसे आता है, ठीक है। लेकिन अगर तीन फोर्स लगने लग जाएंगे इस तरह से, एक ही पॉइंट पर तीन फोर्स लगेंगे, तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच कहीं पर आएगा, समझ में आ रहा है, और उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जस्ट एडिशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, मतलब इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये आ रहा है। अब उल्टा सोचते हैं, ये जो वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट ये है, मान लो इसी वेक्टर का, ये बीच वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका y कंपोनेंट ये है, सॉरी y कंपोनेंट ये मान लो, और z कंपोनेंट ये मान लो। तो ये वेक्टर कैसे बना है, हर वेक्टर कैसे बनता है, उसका x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट k कैप। हर वेक्टर कैसे बनता है, अगर आपको इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है, इन तीनों का अगर रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है, तो मान लीजिए पिंक वाला जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, बीचों बीच में कहीं आएगा ऐसे, और ये वेक्टर कुछ आएगा, कुछ भी नाम दे दो आप इसका, आर वेक्टर दे दो। तो ये आर वेक्टर क्या बनेगा, इसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस इसका वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस इसका जेड कंपोनेंट के कैप। ये अपने को पता है बहुत बचपन से, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको कि भाई अगर कोई भी वेक्टर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप, जेड कंपोनेंट के कैप, ऐड कर दो, समझ में आ रहा है। उसी तरह से अपन इस वेक्टर को अब क्या कर रहे हैं, इसको डिकोड कर रहे हैं। ये वेक्टर अपने को पता था, अपन इसका एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं, फिर इसका अपन वाई कंपोनेंट निकालेंगे, फिर इसका अपन जेड कंपोनेंट निकालेंगे। जब तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या, ये वेक्टर तैयार हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ये वेक्टर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं अपन, मान लो कि ये जो वेक्टर है आपके सामने, है ना, ये वाला जो p वेक्टर है, इसका x एक्सिस के साथ एंगल कितना था, अल्फा, x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, p cos अल्फा, खत्म, वो केस खत्म हो गया। अब अपन सोचेंगे y एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है। मान लो ये सामने क्या है, y एक्सिस, तो मान लो ये वाला एंगल जो y एक्सिस के साथ बन रहा है, दैट इज बीटा, ओके। तो इमेजिन करेंगे अपन, हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ओके। तो ये तीन एक्सिस है अपने पास, और पता नहीं आप लोगों को कितना क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बट आई होप दिखाई दे रहा हो। तो ये वेक्टर है अपने पास, ठीक है। अब इस वेक्टर का ये लाल वाला जो मार्कर है, उसके साथ कुछ एंगल बन रहा होगा, देखिए आपको ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये ऊपर जो वाइटनर है उसके साथ कुछ एंगल बन रहा होगा, तो ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो y एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, इसका इसका एंगल बन रहा है बीटा, और z एक्सिस कौन सी, ये वाली, इसके साथ इसका एंगल बन रहा है गामा। तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, लेंथ cos अल्फा, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, लेंथ cos बीटा, क्योंकि y के साथ एंगल जो बन रहा है उसका cos लेंगे भाई, है ना। तो y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, लेंथ, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा इनटू cos बीटा, ठीक है। अब हम लोग z एक्सिस के साथ देखते हैं क्या एंगल बन रहा है। मान लो इसका z एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये, और ये एंगल जो है दैट इज गामा। तो z एक्सिस के साथ जो इसका कंपोनेंट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी लेंथ cos गामा। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि कोई भी वेक्टर के अगर अपने को तीनों कंपोनेंट पता है x y z, तो आप उसका नेट वेक्टर कैसे लिखोगे, वेक्टर r नाउ कैन बी रिटन एज x कंपोनेंट into I cap plus y component into j cap plus z component into k cap, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए,
ये वाली लाइन जो है मैंने आपके सामने जो लिखी है उसको लिखने से पहले मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस डाल रहा हूँ। हाँ भाई, अब लिखेंगे अपन यहाँ पे, लिखें एंगल्स बिटवीन, हाँ बोलो बोलो बोलो। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बोल दो। एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, कॉस, सॉरी, अल्फा बीटा और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज गामा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप कि जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो क्या है, अल्फा, वाई के साथ एंगल जो है वो क्या है, बीटा, और जेड के साथ जो एंगल है वो क्या है, गामा। तो उन सारे एंगल्स का अगर अपन कोसाइन लेते हैं, आप ये लिख लेना, अगर आप ये अल्फा और बीटा और गामा का कोसाइन लेते हो तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। नाउ सिंपल से डेफिनेशन है, कोसाइंस ऑफ all these angles, all these angles are called direction cosines, direction cosine, that is cos alpha comma cos beta comma cos gamma are direction cosines, direction cosines, और ब्रैकेट में लिखो DCs ऑफ वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, जो उसका एंगल बन रहा था एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, उन सारे एंगल्स के कॉस वैल्यूज, दैट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस। लिख डालो लिख डालो। आप लोगों ने वो प्रोजेक्शन वाला लिख लिया होगा, फिर ये एंगल बिटवीन भी लिखा होगा, फिर आपने लिखा होगा कि कोसाइंस क्या होता है, लिखो, टेक योर टाइम। हाँ हाँ, डायग्राम को इतना ही सिंपल रखना है ना, और कुछ मत बनाना है इसमें। जैसे कि आप दूसरी बुक्स में देखोगे ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें चित्रकला कर देते हैं सिर्फ। नो, आप उसको 3D में फील नहीं कर पा रहे हो, मतलब देखो, जेड एक्सिस के साथ ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, सॉरी मैं फिर से बताता हूँ, देखो ये वाली जो लाइन है ये एक्स वाई प्लेन पर नहीं है, दिस इज नॉट ऑन एक्स वाई प्लेन। ये वाली लाइन जो है एक्स वाई जेड एक्सिस के बीचों बीच कहीं पर है, मतलब ये वेक्टर जो है एक्स वाई जेड एक्सिस के बीचों बीच कहीं पर है। और इस वाली पिंक वाली लाइन का एंगल इसके साथ, इसका एंगल इसके साथ जो आ रहा है दैट इज गामा, ठीक है। तो वही मैं आपको फील करा रहा था। ये जो लाइन है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, क्या पता आपको क्लियरली दिखाना हो। ये है एक्स वाई और ये है जेड, दिखा आपको, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के बीचों बीच एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ना। तो एक्स वाई जेड के बीचों बीच है, दिख रहा है आपको, ये एकदम बीच में, एकदम बीच में। तो इसका जो भी एंगल होगा एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, वो थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा, है ना। इसका एंगल ये मान लीजिए कि एक्स है वाई है, एक्स वाई, हाँ ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो और ये वाला जेड मान लो, ठीक है। तो इस ये वेक्टर है आपका, थोड़ा बीचों बीच है, ऐसे समझो इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इस किसी एक के प्लेन पे लाई कर रहा है ना, ये बीचों बीच है। और इसका एंगल एक्स के साथ जो आ रहा है वो ऐसे आएगा, मतलब आप अगर देख पाओगे तो ये एक्स के साथ इसका एंगल बनेगा ऐसे,
और इसका एंगल जो y के साथ बनेगा, ये वाली एक्सिस y है, ठीक है, तो y के साथ इसका एंगल बनेगा ऐसे, बीच में है, लेकिन ये एंगल रहेगा इसका y के साथ, और z के साथ इसका एंगल रहेगा ये वाला, ठीक है। तो कंपोनेंट अपने को 3D में लेना है इस बार, हर बार अपन कंपोनेंट 2D में लेते थे, इस बार अपने को कंपोनेंट 3D में लेना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि कंपोनेंट जो आएगा वो 3 डायमेंशन में आ रहा है, 2 डायमेंशन में नहीं आ रहा है। हम लोग सारे एक बार में आप क्या करो, उस वेक्टर को x एक्सिस पर कंपोनेंट लो, फिर एक बार y एक्सिस पर, फिर एक बार z एक्सिस पर, तो तीनों कंपोनेंट आ गए, इस वेक्टर के तीनों x y z कंपोनेंट आ गए। तो अब x y z कंपोनेंट अगर आ गए तो वेक्टर आप लिख पाओगे, है ना। अच्छा, वेक्टर अगर अपन लिख पाएंगे तो देखते हैं वेक्टर है क्या, x कंपोनेंट इंटू आई कैप। अच्छा, x कंपोनेंट है क्या, x कंपोनेंट जहां तक मेरे को याद आ रहा है मॉड r इंटू कॉस अल्फा है, उसका आई कैप, प्लस y कंपोनेंट क्या है, मॉड r इंटू कॉस बीटा इंटू जे कैप, प्लस z कंपोनेंट क्या है, ऊपर लिखा हुआ है सारा, है ना, z कंपोनेंट है मॉड r इंटू कॉस गामा के कैप। सही बात है। तो ये वेक्टर लिख डाला मैंने, जो वेक्टर r था उसको मैंने पूरा एकदम अच्छे से उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उसका i कंपोनेंट, उसका j कंपोनेंट, उसका k कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट मैंने उसके लिख डाले, ठीक है। अच्छा, तो वेक्टर आ गया मेरे पास। चलिए सोचते, कुछ कुछ सोचते अपन, है ना। तो अभी तक अपने को क्या क्या समझ में आया, सबसे पहली चीज अपने को समझ में आई कि किसी भी वेक्टर का x एक्सिस के साथ कुछ एंगल होता है, y एक्सिस के साथ कुछ एंगल होता है, z एक्सिस के साथ कुछ एंगल होता है। उन तीनों एंगल का अगर मैं कॉस वैल्यू ले लूंगा तो वो क्या कहलाएंगे, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। डायरेक्शन कोसाइन क्या कहलाते ये समझ में आया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है या इसका क्या एप्लीकेशन है वो अपन देखेंगे, वो अपन देखेंगे। तो अपने को एक चीज समझ में आया कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसका x y और z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उनका, उस सारे एंगल्स का कॉस वैल्यू जो होता है वो होता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है कॉस वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स। अच्छा, ठीक है। और मैंने वेक्टर को कैसे लिखा, किसी भी वेक्टर का अगर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट पता है तो आप उनको सीधे i कैप, j कैप और k कैप के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो तो वेक्टर आ जाता है। ये वेक्टर आ गया मेरे पास। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने ये सोचा कि ये मॉड आर और मॉड आर यहां से कॉमन आ रहा है, सही बात है। तो मैंने मॉड आर को कॉमन लिया और ये कॉमन लेके नीचे डिवाइड भी कर दिया, यहां से कॉमन आएगा उसको यहां पे डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने क्या आएगा, आर अपॉन मॉड आर, इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। कोई तकलीफ। अच्छा, फिर एकदम से समझ में आया कि ओ तेरी, ये आर अपॉन मॉड आर तो कुछ होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से, आर अपॉन मॉड आर क्या होता है, हाँ, यूनिट वेक्टर होता है। तो आर अपॉन मॉड आर यूनिट वेक्टर होता है। तो अपने को समझ में आया कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो इस तरह दिखाई देता है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो यहां से ना हमारे साथ एक यूरेका मोमेंट हुआ। यूरेका मोमेंट समझते हो आप, यूरेका मोमेंट मतलब हमको बहुत ज्यादा एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला कि किसी भी वेक्टर का अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकाला, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला तो जो आई कैप के साथ जो नंबर मिलेगा, जे कैप के साथ जो नंबर मिलेगा और के कैप के साथ जो नंबर मिलेगा वही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होंगे हमेशा, हमेशा। तो मतलब आपको किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आप क्या करो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, जो आई कैप का कंपोनेंट आएगा वो कॉस अल्फा आ जाएगा, जो जे कैप का कंपोनेंट आएगा वो कॉस बीटा रहेगा और जो के कैप का कंपोनेंट रहेगा वो कॉस गामा रहेगा। तो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा मतलब डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए किसी भी वेक्टर के, ठीक है। तो बता रहा हूं, वी कैन कंक्लूड, बताता हूं, वी कैन कंक्लूड दैट डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन cosines are simply
the components of unit vector, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर, ऑफ एनी वेक्टर लिखना है, ऑफ एनी वेक्टर are simply the components of its unit vectors is its unit vector r cap। ठीक है, समझा रहा हूं मैं ना। हमने क्या करा, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो और अच्छी बात है। देखिए अपने पास एक वेक्टर है, वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी का एक्स के साथ एंगल क्या बन रहा है, अल्फा। वाई के साथ एंगल क्या बन रहा है, बीटा। जेड के साथ एंगल क्या बन रहा है, गामा। तो हमने बोला कि अगर इसका एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल अपने को पता है तो अपने को एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट पता है। कैसे, आप जस्ट उसका लेंथ कॉस अल्फा, लेंथ कॉस बीटा, लेंथ कॉस गामा कर लो, तो आपको तीनों एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट पता होंगे। ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा 3D में इमेजिन करना है आपको। अब अपने पास जैसे ही तीनों कंपोनेंट आ गए, जैसे ही तीनों कंपोनेंट आ गए तो अपन वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वो बात अलग है। फिर हमने एक चीज और बोली कि जो अल्फा बीटा गामा है उनका कॉस वैल्यू जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। खत्म, यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो गई डायरेक्शन कोसाइन की। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा रिसर्च करते इसमें। हमने वेक्टर लिख डाला। वेक्टर कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर को आपको अगर उसका एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट पता है तो आप उसका x कॉम्पोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे कैप प्लस जेड कॉम्पोनेंट इंटू के कैप लिखोगे अगर, तो वो वेक्टर पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर में से मैंने देखा कि आर मॉड आर मॉड आर मॉड आर ये कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन लेके नीचे रखा। फिर पता चला अरे ये तो आर कैप है, और देखा मैंने अरे आर कैप तो ऐसा आ रहा है। फिर हमने देखा अरे आर कैप में जो आई कैप का कॉम्पोनेंट आ रहा है वो कॉस अल्फा है, जे कैप का कॉम्पोनेंट आ रहा है वो कॉस बीटा है, और के कैप का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोल लो, आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जे कैप का जो कोफिशिएंट और के कैप का जो कोफिशिएंट है, दे आर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें आई कैप और जे कैप और के कैप का जो भी कोफिशिएंट होता है ना वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये आज अपने को पता चला। अभी तक अपन यूनिट वेक्टर निकालते थे बट अपने को पता नहीं था कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं उनका गहरा मतलब क्या होता है। आज अपने को समझ में आया कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स बिटवीन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिट वेक्टर, मैंने क्या लिखा, वी कैन कंक्लूड दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर आर सिंपली द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर आर कैप। चलिए, तो जो आप पूछ रहे थे कशिश वो यही है कि आपको किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है, मान लो कि आपसे मैंने पूछा कि कोई वेक्टर है मेरे पास 3i कैप, ध्यान से सुनना, ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से सुनना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, ये वेक्टर दे दिया मैंने आपको। मैंने बोला कि इस वेक्टर का आप डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकाला आपने कैसे, इसके मॉड से डिवाइड करके। इसका मॉड कितना आ जाएगा, जो भी आएगा, अंडर रूट ऑफ समथिंग आएगा, डिवाइड कर दिया। फिर जो आई कैप का कोफिशिएंट बन रहा है वो कोफिशिएंट कॉस अल्फा, एक डायरेक्शन कोसाइन आ गया। डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं टोटल, तीन। पहला कॉस अल्फा, दूसरा कॉस बीटा, तीसरा कॉस गामा। तीन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है डायरेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए तीन होंगे क्योंकि तीन डायरेक्शन होते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड। तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट, उसको साइड में रख दो। जे कैप का कोफिशिएंट कॉस बीटा, के कैप का कोफिशिएंट कॉस गामा। खत्म। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज समझा रहा था। आगे बढ़ते। नाउ दीज डायरेक्शन कोसाइंस, अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक चीज ऊपर लिख लेना आप, है ना, यहाँ पे जगह अगर एक लाइन भी बची होगी तो दैट इज सफिशिएंट, ऊपर लिखवा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। दीज डायरेक्शन कोसाइंस are represented by L, मतलब आप क्या बोलो, cos अल्फा जो होता है उसको अपन L बोलते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है, पूरी दुनिया यही फॉलो करती है। तो आप मत पूछना L क्यों बोल दिया, ऐसे किसी का मन हुआ और आज तक हर कोई फॉलो कर रहा है। cos बीटा को अपन क्या बोलते हैं, M फॉर मंकी, और cos गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, N फॉर नालायक। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस से बना होता है। मतलब आर कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन पहला वाला इंटू आई कैप, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन इंटू जे कैप, और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन इंटू के कैप। ऐसे बनता है आपका कोई भी वेक्टर। ठीक है, तो ये भी लिख लेना।
फिर हम लोगों ने बोला कि ये क्या है, बताइए मुझे, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जल्दी बताओ। यूनिट वेक्टर का कोई भी, दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? नाम में ही छुपा है, 1 होता है। तो और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते कैसे हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिखते हो ऐसे, अंडर रूट ऑफ उसका आई कैप वाला कंपोनेंट, मतलब अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस, सॉरी अंडर रूट तो है ही, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, मतलब ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज। कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसे लिखोगे। और ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है? 1 होता है। इसको आप बॉक्स में डाल लो और इसमें 4 5 10 15 जितने स्टार मारने मान लो, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है? 1। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं, कॉस अल्फा को अपन प्यार से क्या बोलते हैं? एल। कॉस बीटा को प्यार से क्या बोलते हैं? एम। कॉस गामा को प्यार से क्या बोलते हैं? एन। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? लिखिए। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट पे रिजल्ट अभी आते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने, दिस इज दूसरा पॉइंट, है ना। इस दूसरे पॉइंट में मैं एक चीज लिखना चाहूंगा इंग्लिश में कि सम ऑफ, लिखो सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस। ऑल मतलब जितने भी होते, कितने होते? 3 होते। ऑल द डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। हाँ जी, लिख डालो यहाँ तक। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपको अगर वो ऊपर अल्फा बीटा गामा जो मैंने बनाया था 3D फिगर, वो समझ में आ गया तो ये आ जाएगा समझ में, कोई खास दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपने को सब क्लियर हो जाएगा। और ओके, तो यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आती है कि कोई भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए। ये वेक्टर ए बोल दिया मैंने, बोला वेक्टर है मतलब वेक्टर है, तो आप इसको पोजीशन वेक्टर की तरह ना सोचो। अब भाई क्वेश्चन वाला आपको क्लियरली बताएगा तो आपको लोड नहीं लेना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, सॉरी पोजीशन वेक्टर इन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, निकाल लेंगे अपन, बिल्कुल निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड द एंगल between the vector a and x-axis, vector a and y-axis, vector a and z-axis। लिख लो, पहले क्वेश्चन तो लिखो, टेक योर टाइम, मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा चलिए, कोई बताना चाहेगा मुझे आंसर? डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या आएंगे? एल एम एन। या कोई बताना चाहेगा कैसे करेंगे सॉल्व? देखो भाई मैं बताता हूं आपको, कोई भी वेक्टर का डीसी निकालना तो क्या करना? उसका यूनिट वेक्टर निकालना। क्या करना? उसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो ए वेक्टर का कैप निकालना है अगर अपने को, तो कैसे निकालेंगे? ये वेक्टर को आप डिवाइड कर दोगे उसके मॉडुलस से। तो तीनों जगह अलग अलग कर दो ना, एक ही बात है। तो इसका मॉडुलस कितना आएगा बताइए जल्दी? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50। हाँ भाई बोलो, कोई कुछ कह रहा है? यस,
5√2 आ जाएगा। ठीक है, √50। तो मैंने आपको क्या सिखाया, आप बहुत अच्छे सुनना, ये बात आपने सुन ली, आपका डीसी खत्म, आपको डायरेक्शन कोसाइन हमेशा कभी दिक्कत नहीं देगा। यूनिट वेक्टर निकालो, और यूनिट वेक्टर में जो आई कैप का कोफिशिएंट है, जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो क्या है, 3/√50। ये आ जाएगा आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आप इसको एल भी कह सकते हो, एल, एल फॉर लफड़ा। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन जे कैप का कोफिशिएंट 4/√50। ठीक है, इसको आप कॉस बीटा भी कह सकते हो। n इज इक्वल टू कॉस गामा, क्या हो जाएगा तीसरा वाला, 5/√50। ये आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। तैयार है, रेडी है? अच्छा, एक बार है ना क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपको मजा आ जाएगा। ये जो डायरेक्शन कोसाइन आया है ना, L² प्लस M² प्लस N², अगर आप करोगे तो 1 आएगा, है ना? ऐसे ही बता रहा हूं मैं, मजे मजे के लिए। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो L² प्लस M² प्लस N², 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो मतलब वो तो होता ही हमेशा 1 हो गई होगा। अब आपको क्या निकालना था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। देखो ये जो पहला वाला आई कैप का जो डायरेक्शन कोसाइन आता है वो क्या आता है, कॉस अल्फा। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा का इनवर्स, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/√50। ये आ गया। आप देखो भाई, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये कौन सा एंगल होता है, हमको क्या करना, बीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 4/√50, और गामा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 5/√50। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वेक्टर होगा, वेक्टर ए, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, अल्फा। ये बीटा और ये गामा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन अपने को समझ में आया। यार एक चीज और थी, एक चीज और है क्या, कि अब आपको है ना थोड़ा सा और, बस एक चीज और समझाऊंगा मैं, डायरेक्शन रेशो। बट उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़े थोड़े बेसिक बताऊंगा, बस आप हल्के से सुनते रहना जो मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, आज के लेक्चर से पहले हम लोगों को क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उस वेक्टर के अलोंग, एक बड़ा सा वेक्टर है अगर आपके सामने, तो उस वेक्टर के अलोंग एक छोटा सा वेक्टर दिख रहा है आपको, वेक्टर के अलोंग एक छोटा सा वेक्टर जिसका लेंथ 1 हो। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये आपको डायरेक्शन देता है कि ये रहा डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन पर्पस। अगर आपको किसी भी वेक्टर का, ये लाल वाला वेक्टर का अगर डायरेक्शन बताना होता तो आप कैसे बताते, ऐसे थोड़ी बताते कि सर वो रहा उसका डायरेक्शन, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। मैथमेटिकली अगर इसका आपको डायरेक्शन बताना है तो आप बोलोगे कि सर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना हो तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, और फिर ऐसे बोलो कि ये जो यूनिट वेक्टर है वही इस वेक्टर का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस डायरेक्शन के अलोंग, ये वाले डायरेक्शन के अलोंग मैं कितने वेक्टर्स ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइट। इस डायरेक्शन के अलोंग में एक वेक्टर ये बना दूंगा, बना दिया मैंने, दिख रहा है आपको? अच्छा, एक वेक्टर मैं ये बना दूंगा, समझ में? एक वेक्टर मैं ऐसा बना दूंगा इसके अलोंग। सबका लेंथ अलग अलग है लेकिन सबका डायरेक्शन क्या है बेटा, फिक्स्ड है। सबका डायरेक्शन क्या है, ये यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है। अच्छा, तो अच्छा, ये एक चीज आपको समझ में आती होगी कि यूनिट वेक्टर जो था वो डायरेक्शन बताने के लिए अपन यूज करते थे आज के लेक्चर से पहले। आज के लेक्चर के बाद अपन यूनिट वेक्टर को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर क्यों यूज होता है। यूनिट वेक्टर इसलिए यूज होता है ताकि वो डायरेक्शन तो बता ही सके अपन, लेकिन उसके वेक्टर के, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस भी बता सके। मतलब इस वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन आपको बताना है तो आप इसका क्या करो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर निकाल दिया आपने। अब इस यूनिट वेक्टर का जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो कॉस अल्फा हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट होगा वो कॉस बीटा हो जाएगा, के कैप का कोफिशिएंट कॉस गामा हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा मतलब इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है ना,
एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बनेगा इसका। आपको जब भी किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के बारे में सोचना होता है ना, तो आप वाई और जेड एक्सिस को हटा दो, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो। एक्स एक्सिस होगी, अपन इसको पैरेलली ऐसे मूव कर सकते हैं, ओरिजिन पर ऐसे रख देंगे। अरे इसको तो अपन पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना कहीं पे भी, बस इसको घुमाना नहीं है, पैरेलली शिफ्ट करना है। तो आप इसको ओरिजिन पे ले जाके रख दो। एक्स एक्सिस के साथ इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, वाई एक्सिस के साथ भी इसका कुछ एंगल बनेगा, जेड एक्सिस के साथ भी इसका कुछ एंगल बनेगा। वो तीनों एंगल जो है उनका वैल्यू ये यूनिट वेक्टर देता है। समझ में आ रहा है आपको? इसका यूनिट वेक्टर क्या देता है? इसका जो x के साथ एंगल है, इसका जो y के साथ एंगल है, इसका जो z के साथ एंगल है, वो वाला एंगल आपको यूनिट वेक्टर दे देता है। मतलब उसका कॉस वैल्यू देता है, फिर अपन कॉस इनवर्स करके एंगल निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन सबको समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब अपन को समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर है ना। अगर आपको कभी भी एक वर्ड में अगर आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन बोलते ही आपको क्या चमके, तो आप क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर। किसी इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, इसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, इसका यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका यूनिट वेक्टर, ऐसे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ना, एक कहानी सुनाता हूँ कि एक मैथमेटिशियन था जिसने ये डायरेक्शन कोसाइन निकाले। उसने बोला कि कोई भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन बताना है, कोई भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन बताना है, तो आप क्या करो, उसके डायरेक्शन कोसाइंस के वैल्यू बता दो बस, तो उसका डायरेक्शन बता देंगे। अच्छा, आज के लेक्चर के पहले भी अपन यही बोलते थे कि कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो उसका यूनिट वेक्टर बता दो, है ना। और आज के लेक्चर के बाद क्या बोलेंगे कि उसका डायरेक्शन कोसाइन बता दो। अब अपन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब अपने पास थोड़े से नए अत्याधुनिक साइंटिफिक टर्म्स आ रहे हैं। पहले अपन यूनिट वेक्टर बोलते थे, अब अपन थोड़ा स्टाइलिश टर्म बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बता दो। अच्छा, तो जो मैथमेटिशियन था ना, उसने क्या करा, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा जो भी लिख रहा हूँ वो रफ लिख रहा हूँ, तो आप लिखे या ना लिखे डजेंट मैटर, है ना, सुनना जरूरी है। तो वो जो मैथमेटिशियन था उसने क्या बोला कि कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बस बता दो तो डायरेक्शन पता चल जाएगा। लोग खुश हो गए कि वाह यार, ये अच्छा मैथमेटिशियन है, इसने काफी अच्छा तरीका बताया, है ना। इसके तरीके को लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला ये रहा वेक्टर, ठीक है, ये रहा वेक्टर, इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए, मतलब इसका डायरेक्शन, इसकी दिशा बताइए, है ना, इसकी दिशा बताइए। तो किसी ने बोला कि यार वो मैथमेटिशियन सिखा गया था कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं ना, वही इसकी दिशा होती है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो लोगों ने इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना स्टार्ट करे। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन कुछ कुछ आया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस ही आएगा ना यार। कैसे निकाला होगा उसने? आई कैप, मतलब उसने कैप निकाल दिया होगा। मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो उसने क्या करा होगा, उसका ए कैप निकाल दिया होगा। ए कैप के जो भी कंपोनेंट होंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप के, वो वैल्यूज उसने ले ली, तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया। तो लोगों ने क्या, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे ना, सॉल्व करना स्टार्ट किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया। और जब भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, वेक्टर में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती, जब भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या यूज करा, डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन ना कुछ दिन बाद लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे। क्यों? जब वो डायरेक्शन कोसाइन यूज कर रहे थे, तो डायरेक्शन कोसाइन है एक्चुअल में क्या, दे आर कोसाइंस, मतलब कॉस। तो कॉस की रेंज क्या होती है बताओ मुझे? कॉस की रेंज होती है -1 से 1। बात समझ में आ रही है आपको? कॉस की रेंज होती है -1 से 1। तो जब वो डायरेक्शन कोसाइंस यूज कर रहे थे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ रही थी ना, बड़ी उटपटांग आ रही थी। 0.139, 0.252, 0.875, मतलब आई एम जस्ट राइटिंग रैंडम नंबर्स, है ना। हो सकता है कि ये तीनों एक साथ डायरेक्शन कोसाइन ना हो, बट मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। तो लोगों ने देखा कि यार कॉस की वैल्यू हमेशा ना 0 पॉइंट समथिंग, या कुछ एक वैल्यू -0 पॉइंट समथिंग आ गया, नेगेटिव भी हो सकता है कॉस, -1 से 1 के बीच में कुछ भी, यानी पिद्दी नंबर। -1 से 1 के बीच में छोटे नंबर्स होते हैं, पिद्दी नंबर्स। तो यार ऐसी वैल्यूज आ रही थी। तो है ना, लोगों ने कुछ दिनों तक क्वेश्चन सॉल्व करे। फिर कुछ दिनों बाद है ना, ये वाले मैथमेटिशियन को गाली देना स्टार्ट किया कि यार तुम ना यार बड़े पागल आदमी हो, तुमने हमको तरीका बताया, लेकिन वो तरीके से कैलकुलेशन हमारा जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल रहे हैं, बट वो डायरेक्शन कोसाइंस बहुत उटपटांग सी वैल्यू आ रही है, अच्छी वैल्यूज नहीं आ रही है, क्योंकि कॉस है ना, कॉस की अच्छी वैल्यूज थोड़ी आएगी। कॉस की अच्छी वैल्यूज कब आती है बताओ ना? आपको कितनी कॉस की वैल्यू याद है बताओ, कितनी कॉस की वैल्यू? कॉस 0 याद होगा, 1।
cos 30 याद होगा, √3/2। √3/2 कोई अच्छी वाली थोड़ी। √3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, इरेशनल नंबर आएगा, नेवर एंडिंग, नेवर रिपीटिंग, है ना। अच्छा, 1/√2 अगेन इरेशनल नंबर। हाफ, हाफ एक अच्छी वैल्यू है जो कॉस की आती है 60 डिग्री पर, बाकी तो साला आती ही नहीं है कभी। तो ना लोग परेशान हो गए। 1 भी आती है, 0 भी आती है, बट दैट इज वेरी रेयर, है ना। तो लोग परेशान हो गए कि यार ये कॉस की वैल्यू ना अच्छी नहीं आ रही। फिर वो दूसरे मैथमेटिशियन के पास गए, बोले कि यार वो ना उसने तरीका बताया लेकिन मजा नहीं आया, तो हमको डायरेक्शन बताना है किसी भी वेक्टर का। हम डायरेक्शन कोसाइन से बताना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से वैल्यूज अच्छी नहीं आ रही है, तो क्या करें। तो वो दूसरे मैथमेटिशियन ने बताया, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये समझ में आ रहा है। अगर मैं इस वेक्टर का डबल कर देता हूं, मान लो डबल करने के बाद मेरे को ये मिल जाता है, डबल कर दिया अगर मैंने, तो इसका लेंथ मैंने खींच कर डबल कर दिया, ये हो गया। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन भी यही है। अबे तो ये यूज करो ना, जरूरी थोड़ी ये यूज करना है, डबल यूज कर लो। फिर दूसरा मैथमेटिशियन आया, उसने इसको थप्पड़ मारा, बोले कि अबे डबल यूज करने से बेहतर है ट्रिपल यूज कर लो। भाई ट्रिपल कर दोगे तो बस लेंथ लंबी हो जाएगी, डायरेक्शन तो अभी भी वही है, डायरेक्शन तो अभी भी वही है। अब डबल ट्रिपल क्यों कर रहे हैं, डबल ट्रिपल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डबल ट्रिपल करने से डायरेक्शन नहीं बदलता है, बस लेंथ बदल जाती है, डायरेक्शन वही रहता है। और ये वैल्यूज जो है ना, ये वाली वैल्यूज ये थोड़ी खूबसूरत हो जाएगी, मैं करके बताऊंगा आपको। ये जो वैल्यूज है, अगर इनमें अपन सारी वैल्यूज में, इन सारी वैल्यूज में अगर मैंने कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा। मान लो मैंने अगर डबल कर दिया सबको, ये जो ए कैप था, ए कैप देखो, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है ये इतना सा होगा, है ना। लेकिन यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट इतने बदसूरत आ रहे, बहुत बदसूरत आ रहे, मतलब मूड खराब हो गया, एकदम मूड खराब हो गया। तो हमने बोला कि यूनिट वेक्टर से तो आप डायरेक्शन पता करते थे, तो एक काम करो ना, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन मत पता करो, आप यूनिट वेक्टर को कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करो और खूबसूरत नंबर ले आओ, उन खूबसूरत नंबर से आप डायरेक्शन पता करो, है ना। ये नए मैथमेटिशियन ने बताया, अच्छा लगा हमें, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने क्या करा, हम बोले कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में ही अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये वेक्टर है आपके पास, मैंने क्या सिखाया कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या आ रहे अपने पास, 3/√50, 4/√50, 5/√50। अगर आप इन नंबर्स को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे, अगर आप इन नंबर्स को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे तो 3/√50 ये आता है 0.424। देखो देखो मैं बताता हूँ, 0.4242640, ऐसा अच्छा नंबर थोड़ी, दिस इज नॉट अ गुड नंबर। अगर आप 4/√50 करोगे, 4/√50 करोगे, तो ये क्या आता है 0.56568, 0.56568। और 5/√50 अगर आप करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 0.707106। अच्छा, तो लोगों ने बोला कि यार ये डायरेक्शन कोसाइन जो है वो आपको डायरेक्शन तो दे रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है डायरेक्शन देने में। देखो ना कितना घटिया नंबर आ रहा है, आपको बोल रहा है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो ये है और ये है। तो हमने बोला कि यार ये घटिया नंबर मत बताओ हमको, आप क्या करो ना, एक कोई भी नंबर इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो था क्या, यूनिट वेक्टर। तो जो भी यूनिट वेक्टर था, वो यूनिट वेक्टर ये आ रहा है जो आपकी स्क्रीन में यहाँ पे देखो इधर, ये यूनिट वेक्टर जो है ना, इसके आई जे के कॉम्पोनेंट ही है। मतलब अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को ढंग से लिखूंगा, देखो मैं जानबूझ के एकदम आपको लंबा स्टोरी करके बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना, कोई भी किताब, कोई नहीं समझाएगा आपको कि क्यों जरूरत पड़ी डायरेक्शन रेशियोज की। हम कहानी देख रहे हैं, ध्यान से आराम से टाइम लगा के समझेंगे, और उसको डाइजेस्ट करने का टाइम भी दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन भी करेंगे अपन, बस सुनते रहिए और समझते रहिए। तो आई कैप का कंपोनेंट क्या रहा था, 3/√50 आई कैप, लेकिन 3/√50 कितना है, 0.42462 आई कैप। जे कैप का कंपोनेंट क्या आ रहा है, जे कैप का कंपोनेंट आ रहा है 0.56568, और के कैप का कंपोनेंट आ रहा है 0.70710 के कैप। आया समझ में, पक्का। तो
हमसे किसी ने पूछा था डायरेक्शन क्या है, हमने उसको ये बता दिया, उसका मूड खराब हो गया। हमारे घर आया था वो डायरेक्शन पूछने की ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, हमने उसको चाय पिलाई और डायरेक्शन बताया, उसका मूड खराब हो गया, वो चाय छोड़ के चला गया कि ये कोई नंबर हुआ, क्या करूं मैं इसका, इससे मेरा कैलकुलेशन आसान थोड़ी हो रहा है। तो हमने बोला कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, देखो अगर इस वेक्टर को मैंने 2 गुना कर दिया तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, बट डायरेक्शन अभी भी वही रहेगा। अगर मैंने इसको 3 गुना कर दिया तो इसकी लेंथ ट्रिपल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही रहेगा। अगर मैंने इसको 4 गुना कर दिया तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही रहेगा। तो हमने बोला कि आप कोई भी वेक्टर का कैप जो है ना, उस कैप को कोई भी एक खूबसूरत नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपके नंबर्स और अच्छे हो जाए। जैसे कि आपका कैप क्या आ रहा है, 3/√50, 4/√50 और 5/√50, ठीक है, ये आ रहा था पक्का। तो हमने बोला एक काम करो कि इसका डायरेक्शन ना आप डायरेक्शन कोसाइन से बताना बंद कर दो, आप इस नंबर को किसी भी एक खूबसूरत नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि 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 ये जो 3/√50, 4/√50, 5/√50 जो है वो खूबसूरत नंबर बन जाए। बताओ मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सोच के बताओ जल्दी से, एनीवन। इन तीनों नंबर्स को मैं एक साथ एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो इरेशनल हो या रैशनल हो, बस वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नंबर खूबसूरत होना चाहिए। 50, √50, यस, √50 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, √50 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 7 पॉइंट समथिंग, सही बात है, √50 7.07 होगा। मान लो ये वेक्टर था आपके पास 3/√50 आई कैप, 4/√50 जे कैप, 5/√50 के कैप। हमको इसके नंबर्स पसंद नहीं आए, हमने बोला इसको आप 7 टाइम्स मतलब अप्रोक्सीमेटली √50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये वेक्टर मिलेगा, है ना। और ये वेक्टर का डायरेक्शन भी अभी भी सेम है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है वो ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप √50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3, 4, 5, ये वाले नंबर्स जो है इनसे अब अपन डायरेक्शन देंगे। ठीक है, पहले किससे देते थे, डीसी से, अब किससे दे रहे हैं, इनसे। तो इनको हमने क्या बोल दिया, डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोल दिया इनको अपन ने, डायरेक्शन रेशियोज। क्यों रेशियो बोला, क्योंकि भाई अपन ने कोई जो तीनों नंबर्स थे उनको एक कांस्टेंट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, √50 से। आप चाहते अगर तो आप 2√50 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। अगर आप इसको इस वेक्टर को √50 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3,4,5 आएगा, मतलब 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप आएगा, खूबसूरत डायरेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 2 टाइम्स √50 से मल्टीप्लाई करते ना, 2 टाइम्स, तो देखो क्या आता, 6, 8, 10, अभी भी खूबसूरत है, कोई बदसूरत नहीं हो गया। तो ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9, 4 3 12 और 5 3 15, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो का कोई खास डेफिनेशन नहीं होता है। डायरेक्शन रेशियो मतलब आपने डायरेक्शन कोसाइन को किसी खूबसूरत नंबर से मल्टीप्लाई करा ताकि आपको दूसरा खूबसूरत नंबर मिल जाए, वो जो दूसरा खूबसूरत नंबर मिल रहा है वो है डायरेक्शन रेशियो। तो आपकी मर्जी भाई, आपका मूड अगर √50 से मल्टीप्लाई करने का है तो आप √50 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका मूड खराब है आपने 2 टाइम्स √50 से कर दिया तो वो भी खूबसूरत नंबर देगा, मतलब वो भी डायरेक्शन रेशियोज है। तो अपने को क्या समझ में आया, डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट, डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक। फंडा क्लियर हुआ, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है, आई कैप जे कैप। डायरेक्शन कोसाइन क्या था, डायरेक्शन कोसाइन क्या था, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट। ये जो बदसूरत से आ रहे थे ना आपके सामने, जो येलो से मैंने लिख रखे, ये डायरेक्शन कोसाइंस थे, ये यूनिक थे। जो उटपटांग लोग होते हैं ना वो यूनिक होते हैं, और ये जो खूबसूरत लोग हैं वो बहुत सारे होते हैं, थोड़ा ऐसे समझ लो ना भावनाओं को। तो हमारे पास ये जो डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे थे दे वर यूनिक, और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो अब हम समझेंगे कहानी के बाद कि डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस, वेट अ सेकंड, वियर्ड, राइट। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, मैं क्या बोल रहा था यार आपको, हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस उटपटांग नंबर दे रहा था। हमने बोला कि यार तुम्हारी ऐसी की तैसी खूबसूरत नंबर दो, उनने बोला कि ठीक है कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके आप अपने हिसाब से खूबसूरत नंबर बना लो, वो जो खूबसूरत नंबर बनेंगे वो होंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो ऐसे तो आप बहुत सारे खूबसूरत नंबर बना सकते हो,
है ना, बहुत सारे बना सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियोज जो हो सकते हैं दे कैन बी इनफाइनाइट। तो अपन डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन लिखेंगे, DRs, numbers proportional to DCs, numbers proportional to DCs। रिवाइज करना है आज आपको ये पूरा, है ना, इसलिए मैं आपको 3 घंटा लगातार नहीं पढ़ाऊंगा। were introduced to simplify the calculations. Number proportional to direction cosines were introduced to simplify the calculations. Since L, M, N, that is cos alpha, cos beta, cos gamma। अच्छे से लिखना है इस चीज को, ये वाले जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, इसी से समझ में आएगा कि फर्क क्या है दोनों में। cos gamma, since these three numbers made calculation difficult, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास पहले क्या था, लफड़ा, मंकी, नालायक, ये था डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आ रहा है क्या? हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने लफड़ा, मंकी और नालायक को, लफड़ा, मंकी और नालायक को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया।